डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सच के साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़े हुए तमाम ऐसे पहलुओं को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए हमारे इस देश के जो सबसे मजबूत देश को सबसे मजबूत करने वाले हाथ हैं, यानी कि जो किसान के हाथ हैं, उनके हाथों में क्या पहुंच रहा है, कैसे किसान भाइयों को मजबूत सशक्त बनाया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन की अगर बात करें तो दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के कार्य करते हुए कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी हमें रोज़ आशा रहती है कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो सके, बेहतर बन सके। और इस तमाम चीज़ों को आसान बेहतर बनाने के लिए हम सबकी नज़र एक चीज़ पर रहती है, वो होती है बजट पर। हर साल 1 फरवरी का दिन बहुत ही खास होता है और सबकी निगाहें इस दिन पर होती हैं कि हमारे देश की विकास की रफ्तार वो कैसे रहने वाली है और देश के अंदर जो तमाम सेक्टर्स हैं जो विकास की रफ्तार में अपना योगदान देते हैं उनको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ें महंगी होनी है, क्या सस्ती होनी है। और इसमें जब कृषि क्षेत्र जुड़ जाता है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार भी 1 फरवरी 2026 का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया और इस बजट में जो सबकी निगाहें थी कि कृषि क्षेत्र में हर बार सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और बढ़ चढ़कर कृषि क्षेत्र को कई चीज़ें से नवाजा जाता है। तो इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिला है, इसमें ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को किस तरीके से फोकस में रखा गया है और कृषि के क्षेत्र में आने वाले 1 साल में कौन सी नई योजनाएं आने वाली है, किस तरीके से किसान इन तमाम योजनाओं का लाभ ले पाएगा, इन तमाम पहलुओं पर आज के सच के साथ कार्यक्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे और आप तक उन सभी चीज़ों का सच पहुंचाया जाएगा कि जिन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। यानी बजट का सच क्या है, आज के सच के साथ में हम समझेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले बजट से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश का बजट संसद में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को संसद में साल 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बार भी वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फायदा हर गरीब और किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बजट भाषण में किसान, महिला और युवा को मदद देने का वादा किया है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर भी वित्त मंत्री का जोर रहा। छोटे किसानों की आय बढ़ाने का भी वादा किया गया है। एक बार फिर बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और आत्मनिर्भर भारत फंड के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए रेशम, जूट और ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने की बात कही। उन्होंने उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करने का वादा किया है। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव बजट में रखा गया, जबकि तटीय इलाकों में नारियल, काजू, चंदन के उत्पादन में मदद देने की बात कही है। पूर्वोत्तर में अगर पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चंदन, कोको, काजू, पूर्वोत्तर में अगर अगरू वृक्ष तथा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसी मेवाएं, इन सभी को समुचित समर्थन प्रदान किया जाएगा। साल 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा और पशु लोन पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करेगी।
निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी है। मछली पालन के लिए भी वित्त मंत्री ने 500 जलाशयों का विकास करने का वादा किया है। विकास के लिए पहल करेंगे। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा तथा स्टार्टअप्स और महिला नेतृत्व वाले समूहों के साथ साथ मछुआरा किसान उत्पादक संगठनों FPOs को शामिल करते हुए बाजार से जुड़ाव सक्षम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता उद्यमों को आगे बढ़ाने का काम होगा। महिला समूह स्टार्टअप बनाए जाएंगे और लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। की स्वामिनी बनने में सहायता करने का प्रस्ताव रखती हूँ। स्व सहायता उद्यमी शी मार्ट्स को उन्नत और नवोन्मेषी वित्तीय साधनों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय महासंघों के अंतर्गत समुदाय स्वामित्व वाले खुदरा केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं का लाभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। सहकारिता की बात करें तो दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति करने वाले तक भी किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट 2026 विकसित भारत का बजट है। तो ये बजट विकसित भारत का बजट कैसे है, इसको भी समझने के लिए आज सच के साथ में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, तमाम एक्सपर्ट हैं अलग अलग सेक्टर से। उनसे जानेंगे कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में ये बजट कैसे भूमिका निभाएगा, कितनी भूमिका निभाएगा, कितनी क्षमता है और आने वाले इस पूरे साल में क्या संभावनाएं पैदा होंगी आने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम लोगों के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर खेमचंद जी का। डॉक्टर खेमचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान से। हमारे साथ अविनाश चंद्र जी हैं, पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर बीरपाल सिंह जी हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, सेवानिवृत्ति पूसा IRI से हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, मंजू जी हैं, लखपति दीदी बन चुकी हैं। आपका अनुभव को भी आज किसान के हर किसान तक पहुंचाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर खेमचंद जी आपसे करते हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने का और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए इस बजट को कई बार इस तरीके से आज हम संबोधित कर रहे हैं। कितनी क्षमता है इस बजट में, जो संभावनाएं आने वाले समय में पैदा होंगी, क्या उस विकसित भारत को साकार करने में ये बजट सक्षम है? देखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो दुनिया के विकसित देश हैं और हमारा एक विकासशील देश है, उसमें फ़र्क क्या है? विकसित देश है उसके अंदर जो मूलभूत ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत होता है। और जो भारत सरकार पिछले जब मोदी सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद से लगातार हम जो प्रयास देख रहे हैं जी, मूलभूत ढांचे में काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। और हर बजट में आप देखेंगे इसी पर इनका ज़्यादा जोर है जी। इस बार भी जैसे कृषि और जो अलाइड सेक्टर है हमारे, उसमें जो पशुपालन का क्षेत्र है, वो हमारा टोटल जो एग्रीकल्चर GDP है, कृषि का जो GDP है, आय जो है, उसमें लगातार इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। हर साल आप देखेंगे इसका बढ़ता जा रहा है जी। अभी इसका योगदान 30% है। लेकिन पिछला जो बजट हमने देखा, उससे पहले देखा तो फसलों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान फोकस था जी। लेकिन इस बार काफ़ी इन्होंने अटेंशन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पर पे किया। उसमें पशुपालन के ऊपर भी, डेयरी के ऊपर भी और मछली पालन के ऊपर भी। इन्होंने 500 सरोवरों की बात की जो अपना इनलैंड फिशरी डेवलप करने के लिए जी। एक पशुपालन में बहुत बड़ी समस्या आती है हमारी बीमारियों को कंट्रोल करने की। तो एक जो आम नागरिकों के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं जी, नागरिक वहाँ हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में जानवर को वहाँ तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। मोबाइल वेटरनरी वैन्स वगैरह हैं, काफ़ी राज्य सरकारें इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अभी इसके अंदर उन्होंने 20,000 वेटरनरी डॉक्टर्स की बात कही है जी। और जो मूलभूत ढांचा है जो पशुपालन के इलाज का, जो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है जी। और कैपिटल सब्सिडी की बात कही गई है जी। ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि आजकल क्या है कि जहाँ आप देखते हैं पशुपालन गाँव में हो रहा है, तो उनको बहुत परेशानी होती है दूर तक जानवर के इलाज कराने में जी। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में वो दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक जो सही तरीके से पशु का इलाज हो नहीं पाता। दूसरा परिवर्तन ये आ रहा है
कि पशुओं में जो अच्छी ब्रीडिंग फैसिलिटी होने की वजह से अच्छी नस्ल के जानवर गांव में तेजी से बढ़ रहे हैं जी, लेकिन उनके इलाज की भी उतनी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मेरे विचार से मूलभूत ढांचा विकसित भारत की जो बात करते हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसका मूलभूत ढांचा विकास करने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में इन्होंने एक अटेंशन पे किया प्राइवेट से, और इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन की, जो विदेश से भी कोलैबोरेशन करने की बात कही गई है। इसके अलावा इन्होंने प्लांटेशन के क्षेत्र की बात की है। जो हमारा सदर्न इंडिया जो है, दक्षिण भारत, वो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें नारियल की बात कही गई है, काजू की बात कही गई है, कोको की बात कही गई है। फिर हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ हिमालय का क्षेत्र पर्वतमाला है, जहाँ पर आपका ये बादाम, अखरोट और कुछ नट्स होते हैं। पिछले दिनों में आप काफ़ी देखा होगा, जो प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे देश में बढ़ रही है वैसे वैसे मार्केट के अंदर इनका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। आप कैलिफोर्निया का बादाम सुना होगा, भारतीय बादाम से कम्पीट कर रहा है, सस्ता होने की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा मार्केट में आ गया जी। लेकिन हमें अभी सरकार ने इनको प्रोत्साहन दे रही है, अखरोट को और जो अपना बादाम को। तो निश्चित रूप से जो किसान भाई इनकी खेती कर रहे हैं उनको से फ़ायदा मिलेगा। वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात कही गई है, लाइफ स्टॉक में वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात कही गई है। क्योंकि वैल्यू चेन का मतलब है उत्पादन तो किसान ने कर लिया जी, क्योंकि ये जितनी भी कमोडिटी है पेरिशेबल कमोडिटी, जल्दी खराब होने वाली हैं। अगर सही इसका एक वैल्यू चेन, रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा बिल्कुल, तो गांव से लेकर शहर तक जहां आपकी मार्केट है वहां तक सही स्थिति में इसके माल का पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सब तरफ से बात की जाए, एक्सटेंशन की बात भी सरकार ने कही है, भारत विस्तार की बात कही है, ICR की इसमें बात कही गई है, क्या इसका योगदान होगा। अभी पहले जैसे एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर ग्रामीण स्तर पर जो हमारे एक्सटेंशन एजेंट होते थे जी, अब उनकी कमी है। लेकिन ये ऐप जो अभी नया सिस्टम आ रहा है, हर किसान के पास स्मार्ट मोबाइल है, जी, स्मार्टफोन है, जी, तो भारत विस्तार की बात कही गई है कि उसके ऐप के माध्यम से, AI टूल्स के माध्यम से किसान अपने घर बैठे जो भी समस्या है वो AI टूल के माध्यम से जल्दी से जल्दी उसके साथ समाधान निकाल सके, जिससे कि उसकी उत्पादकता उससे प्रभावित नहीं हो। तो मेरा यह मानना है ओवरऑल बजट में जो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बातें कही गई हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर को भी इन्होंने एक क्रेडिट से निकाल कर एक इनपुट परचेज, इनपुट जो देना है किसानों को, उसके अंदर भी इनको एक हेल्प बिल्कुल की। ओवरऑल देखें तो हम उस खिमचंद जी डायरेक्शन में देखा जा जाए रहे हैं। तो जितने कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर जिक्र किए उन सभी कंपोनेंट्स का समावेश अगर इस बजट में निकलता है और उन सभी कंपोनेंट्स का असर जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम किसान तक पहुंचता है, तो जाहिर तौर पर इस बजट की जो रूपरेखा रखी गई है, जिस लक्ष्य को रखकर, उस लक्ष्य को हम पाने में कहीं ना कहीं सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। मैं आपका फिर से रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया। पहली चीज़ आती है विदेशों से जो कोलैबोरेशन होगा। दूसरा, डॉक्टर खिमचंद जी ने यहाँ पर एक चीज़ और का जिक्र किया कि पशुओं के लिए करीब 20,000 डॉक्टर्स को तैयार किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। और डॉक्टर खिमचंद जी ने एक चीज़ का ये भी जिक्र किया कि पशुपालन के सेक्टर में जितनी संभावना है उन संभावनाओं को और गति मिलेगी। ये पशुपालन में जो संभावनाएं थी, ये कोई आज की तो संभावना है नहीं, पिछले कई सालों से पशुपालन के क्षेत्र की मांग रही है। इतना समय क्यों लग गया कि अब हम जाके सोच रहे हैं? क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स की मांग हो चाहे पशुपालन क्षेत्र की डॉक्टर्स की मांग हो, ये बहुत सालों से बनती रही है। अब इतना समय क्यों लग गया इस बजट को आने के लिए कि हम अब जाके सोच रहे हैं कि 20,000 डॉक्टर हम तैयार करेंगे, क्योंकि ये तैयार करने में समय भी लगेगा। दूसरा, विदेश कोलैबोरेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमने आज ही देखा US से इंडिया का जो ट्रेड था वो जो पहले 50% टैरिफ था वो 18% पे आ गया। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस पर अभी कुछ खुल के नहीं आया है। बजट आने के बाद और पशुपालन में ये जो बड़ा बदलाव आ रहा है, इसके समावेश को अगर आप देखें तो किस तरीके से आगे चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित जी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये जो बजट है ये काफ़ी विकासोन्मुख है, प्रोग्रेसिव बजट कह सकते हैं इसे एक तरीके से, क्योंकि इस बजट में जो कृषि के पारंपरिक तौर तरीके हैं और जो पारंपरिक जो फसलें हैं उन पे तो ध्यान रखा गया है, लेकिन उनसे और ज़्यादा ध्यान जो इस बार केंद्रित किया गया है वो उन्नत तकनीकी और AI इन सब के विकास पे किया गया है। इसके साथ ही साथ जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि काजू बादाम कोको, ये सारी चीज़ें हैं जो हाई क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, इनके प्रमोशन के लिए बहुत सारे इसमें कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही साथ इस बार बजट में मत्स्य पालन और जो पशुपालन है इन और डेयरी सेक्टर जो है इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और 20,000 जो नए जो चिकित्सक और
जो पशु चिकित्सक हैं इनके भर्ती और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जब हम मत्स्य पालन और पशुपालन पे फोकस कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हम उसमें निवेश करने की तरफ अब हम ध्यान दे रहे हैं, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि जब हम जैसे अब डेयरी सेक्टर है और डेयरी सेक्टर में हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष जो हमारे पशु हैं वो तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनसे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। जैसा हमने अभी बात भी किया है कि जो हमारे पशु हैं उनको नज़दीकी चिकित्सालय तक ले जाने तक में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है ताकि जो हमारा जो पशुधन है हम उसको बरकरार रख सकें और उससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे अगर पशु हमारे स्वस्थ रहेंगे तो उनसे ज़्यादा दूध मिलेगा या उनसे और जो भी हमारे कृषि और गैर कृषि कार्य हैं जहां हम उनका उपयोग करते हैं उसमें हमें फ़ायदा होगा। तो इस बार जो बजट है उसमें इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जो MSP वाली जो फसलें हैं उन पे तो नॉर्मल जो गत वर्ष जैसा रुख था उसी को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है जी। इसके अलावा जो महिला किसान हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं और सी मार्ट्स टाइप के नए जो कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं ताकि और ये जो इस बार का बजट है वो किसानों को सिर्फ अन्नदाता की तरफ ना देखने की बजाय उन्हें फार्मप्रेन्योर के तौर पे विकसित करने के कृषि उद्यमी बनाने के तौर पे विकसित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें इसीलिए बार बार उन्हें रिटेल से जोड़ने की कोशिश की गई है कि किसान अपना उत्पादन करें और उसे जहां तक हो सके अधिक से अधिक वो रिटेल के सेक्टर में भी खुद उतरें और अपने प्रोडक्ट को बेच सकें ताकि उनको उनके प्रोडक्ट का असल मूल्य प्राप्त हो सके। हम हमेशा बात करते हैं और इस बात पे चर्चा करते हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का वास्तविक मूल्य कैसे प्राप्त हो। हमेशा ही हम बात करते हैं कि 1.5 गुना 2 गुना उनकी जो लागत है कृषि लागत है उनसे ज़्यादा उनको मुनाफा दें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है। तो अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर रिटेल वाली व्यवस्था में आते हैं, पैकेजिंग प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भी इस बार काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो अगर किसान अपना उत्पाद पैदा करते हैं और उसके बाद उसे वो रिटेल में किसी तरीके से प्रोसेसिंग या अन्य तरीके से जुड़ते हैं और उसे ले जाते हैं मार्केट में, तो अपना भी फ़ायदा करेंगे और जो ख़रीदार हैं जो बिचौलियों के माध्यम से ख़रीदारों तक भी होता ये है कि जब किसान कुछ उत्पाद करता है तो उसे एक तरफ मूल्य नहीं मिलता और जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा उन्हें खर्च करना पड़ता है। तो किसान को उनका उचित मूल्य प्राप्त हो और जो उपभोक्ता है वो भी वास्तविक मूल्य पे प्राप्त कर सके, इन सब चीज़ों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और जो युवा किसान हैं उनको भी किसानी से जोड़ने और उन्हें तकनीकी से जोड़कर, जैसे भारत विस्तार जिसकी बात की गई है, AI तकनीकी से जोड़कर कृषि को और आगे ले जाने की, कृषि को भविष्योन्मुख बनाने की कोशिश की गई है और दुनिया भर से कम्पीट करने की कम्पीट करने की तरफ हम जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है इस बजट के तहत, हम ये कह सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह साहब, आपका रुख करते हैं। एक लंबा अरसा, एक लंबा आपके जीवन का कार्यकाल किसानों को समर्पित रहा, कृषि क्षेत्र को समर्पित रहा। आपने अपने जीवन काल में कई बजट देखे, कृषि में कई सुधारों को देखा, कई किसानों के जीवन को बदलते हुए देखा। आपके अनुभव से अगर हम समझने का प्रयास करें, जब से कृषि क्षेत्र से आप जुड़े, एक लंबा अवसर आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने उसमें बिताया है, कितना बदलाव कृषि के क्षेत्र में पहले के समय से अब के समय में आप देखते चले आ रहे हैं? और दूसरा, आप जब बजट पेश होता है हर साल, अब के बजट में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और इस बजट में कितनी क्षमता है विकसित भारत के सपने को साकार करने में? आपकी निगाह से किस तरीके से बजट है? देखिए, जो देश का आम बजट अभी 1 फरवरी को पेश किया गया है, उसमें 26-27 के बजट में कृषि मंत्रालय के लिए 1.40 लाख करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि देश के अन्नदाता की सुख समृद्धि मोदी सरकार की प्राथमिकता और गारंटी है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान किया गया है। जैसे में युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सभी को प्राथमिकता दी गई है। इसमें जैसे कि
अभी बजट में बताया गया था 16वें वित्त आयोग के तहत 55,900 करोड़ रुपए के से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। देखो, मुख्य बात एक और बताना चाहूँगा मैं आपको इससे संबंधित जी। हमारे देश में 2010-11 में कृषि का जो कल्टीवेबल क्षेत्रफल है वो था, वो 15 करोड़ 95.9 लाख हेक्टेयर था, जो 15-16 में वो घटकर 15 करोड़ 74.4 लाख हेक्टेयर रह गया। यानी कि होल्डिंग साइज जो है वो 1.15 हेक्टेयर था, लेकिन 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। तो इसलिए घटती होल्डिंग साइज और बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती कंज्यूमर डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसमें बजट में प्रावधान किया गया है कि किसानों को सस्ती दर पर हम फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएं, और जिसमें लगभग 1,70,534 करोड़ रुपए उसमें किसानों को इसलिए रखा गया है, किसानों के लिए, ताकि हम उनको सस्ती खाद उपलब्ध करा सकें और किसान प्रति यूनिट अधिक पैदावार लेकर के अपनी आमदनी बढ़ा सके। उसका अभी बताया है, जैसे मार्केटिंग का भी है कि किसानों के लिए मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रोड्यूस हैं, जैसे ये कागा अभी जितने हमारे बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे बादाम है, कोको है, काजू है, इन पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि फील्ड में तो दिया ही गया है किसान के लिए, लेकिन इन क्रॉप पे भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हर जगह का किसान बराबर समृद्ध हो, सभी की आमदनी बढ़े, और उसमें महिलाओं को भी लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है ताकि महिलाएं भी आगे आएं, उनके लिए भी उद्यमता बढ़ाई गई है ताकि महिलाएं स्वयं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह साहब जी, महिलाओं को भी यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। हाँ। और आज हमारे इस पैनल में एक महिला भी जुड़ी हुई है, मंजू जी। मैं आपको मंजू जी कहूँ या लखपति दीदी कहूँ, पहले तो आप इसका जवाब दीजिएगा। और जब कोई आपको लखपति दीदी कहता है, कैसा आपको अनुभव होता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि इस सरकार में महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। तमाम तरह की योजनाएं इस बजट में भी लखपति दीदी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए संकल्प रखा गया है। कैसा लगता है आपको जब कोई लखपति दीदी संबोधित करता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, लेकिन आज जो है हमारी इज्जत है, हमें मान सम्मान भी मिलता है, जगह जगह हमें बुलाया भी जाता है, वहाँ हमें बोलने का भी मौका मिलता है, अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है। तो और फिर ऊपर से थोड़ा सा हम अपने परिवार को भी, लखपति बनने के बाद में हम थोड़ा सा अपने परिवार को भी कुछ ना कुछ देते हैं। हम पहले क्या करते थे, चूल्हा चौका कर लेते थे, बस यही हमारा काम था, लेकिन अब हमें जो है बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा है, तो इससे हमें बहुत अच्छा लगता है सर। और जो हमारे साथ जो महिला हैं, जो जुड़ती हैं, जो हमारे साथ में मिलकर काम करती हैं, कार्य करती हैं, वो महिला भी सोचती है कि भाई जब ये महिला घर से बाहर निकली हैं तो हम भी कुछ करें और चलें, इनके साथ इनकी बात को सुने समझे। जैसे ये आज मैं डीडी किसान पे बोल रही हूँ, तो महिलाओं को बड़ा वो लगता है कि भाई जब तुम वहाँ तक जा सकती हो तो हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि मैं भी कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, ऐसे ही हूँ, 10वीं मैंने किया है। तो सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सरकार है ये, और महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। बिल्कुल, पहले हम डरते थे बाहर निकलते, लेकिन आज हमें कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है बिल्कुल भी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने अनुभव साझा किया है, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं आपसे प्रेरणा भी लेंगे। और जब ये जहन में सवाल आता है, या जब लोग सवाल करते हैं कि बजट में क्या रहा या योजना से क्या लाभ हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, तो उसका उदाहरण है मंजू जी हमारी, कि जिस तरीके से घर से निकलकर आज मंजू जी लखपति दीदी बनी है और सबके लिए उदाहरण बनी है। उन सवालों का जवाब ये भी है। आगे कुछ और उनकी कहानियों को समझेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे, और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रखना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बजट के कुछ और पहलुओं को समझेंगे ब्रेक के उस पार। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भावनानी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। देख रहे हैं सच के साथ आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट के कुछ मुख्य पहलुओं पर। बजट किस तरीके से किसानों के जीवन को बदलेगा, जो बजट पेश किया गया है इसके पीछे का सच क्या है, इसकी पड़ताल आज के कार्यक्रम में हो रही है। डॉक्टर खेमचंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। इस बजट में जिक्र किया गया नेशनल फाइबर मिशन को लेकर। नेशनल फाइबर मिशन की शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है, और अब तक अगर हमने फाइबर मिशन की शुरुआत नहीं की थी तो हमारे देश में जो फाइबर से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनकी क्या स्थिति थी, और अब जब इस मिशन की शुरुआत कर दी जाएगी तो उसकी स्थिति में क्या बदलाव आएगा? देखिए, अगर हमारे देश का इतिहास अगर हम देखें तो एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी बोलते हैं, चरवाहे, जो हजारों की संख्या में जानवर इधर से उधर जाते थे हमारे जो है चरने के लिए, भले पहाड़ी क्षेत्र हो, रेगिस्तान का क्षेत्र हो, उसमें भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, ये सब जानवर जाते थे। और रेशम पालन भी एक बहुत बड़ा एक इंडिया का उस ब्रांड नेम रहा है। रेशम के अंदर सिल्क रूट भी बात कही गई है। और जूट, इसके अंदर जब देश एक था, जब बांग्लादेश अलग नहीं बना था, तो जूट में हम बहुत आगे थे, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि एक जो आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक आया या दूसरी चीज़ों की जो डाइवर्जन हुआ, और उससे जूट का इंडस्ट्री थोड़ी कमज़ोर होती गई। काफ़ी लोग रोज़गार में जुड़े हुए थे, उनका भी नुकसान हुआ। और अभी टाइमली सरकार ने डिसीजन लिया कि जो रेशम है, जूट है और ऊन है, अभी अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण में बताऊं, जितनी भी चरवाहा कम्युनिटी है जो हजारों लाखों की संख्या में भेड़ रखती है, आज से 10-15 साल पहले उनकी ऊन जो है 50 से 60 रुपए किलो पर केजी बिक जाती थी गांव, यहाँ फील्ड के अंदर ही जी। अभी हालात ऐसे हैं 1-2 रुपए किलो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो समय से उठाया हुआ कदम है। और जो हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, सरकार को अवेयरनेस आई और ऊन का सही मूल्य मिले और ऊन से बने हुए उत्पादन को आगे बढ़ाया जाए जी। इसके लिए सरकार ये नेचुरल फाइबर की बात कही गई। जो एक किसान, जो वो उनको भी हम किसान मानेंगे, चरवाहा कम्युनिटी भी हमारी किसान है जी। वो लोग पशुपालन कर रहे हैं। फिर जूट पालन में किसान, जूट की खेती में किसान लगे हैं, जूट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री भी है जी। अभी कुछ सालों में आपने परिवर्तन देखा होगा, जितने भी सरकारी समारोह या प्राइवेट समारोह होते हैं, पहले आपका प्लास्टिक के बैग इसका यूज ज़्यादा था। अभी आप ज़्यादातर देखेंगे जूट के बैग लोग काम में लेते हैं। सरकार भी कोशिश करती है कि जूट का बैग, प्लास्टिक हटा के जूट के थैले जो है आप काम में लीजिए, जिससे, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी, एक फाइन ट्यूनिंग, पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट अच्छे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उस पर काफ़ी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्सटाइल डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी जो है। तो जूट और रेशम और ऊन, इन तीनों के विकास पर जो सरकार ध्यान देगी अभी इसमें, न केवल इससे जुड़े हुए जो किसान हमारे हैं, पशुपालन में जुड़े हुए लोग हैं, उनको फायदा होगा जी। ये इंडस्ट्री जो है रेशम, जूट और ऊन की, उस इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। अभी एक उदाहरण और देना चाहूँगा जी। लेह लद्दाख के क्षेत्र में जब माइनस टेम्परेचर 30-40 डिग्री चला जाता है जी, अभी जो हमारी भेड़ों की ऊन है उससे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो कि उस लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं उसमें अगर उसको यूज़ किया जाए तो उसके तापमान को वो बढ़ा देते हैं। मतलब आपको हीटर की ज़रूरत नहीं है, तापमान को 10, 20, 30 डिग्री ऊंचा कर देंगे। और वही टेक्नोलॉजी अगर रेगिस्तान में यूज़ की जाए तो वो टेम्परेचर को नीचे कर देते हैं। तो क्यों नहीं हम इस तरह के उत्पाद को बढ़ावा दें। इसको ब्लेंडिंग करके भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। जो इस तरह की रफ वूल जो होती है ऊन की, जो आपके टेक्सटाइल में काम नहीं आती है, उसको एक हाउसिंग इंडस्ट्री उसमें हम काम में लें, जिससे कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। जो हमारे भेड़ पालन में, बकरी पालन में लोग लगे हुए हैं, उनको आमदनी होगी, जूट की इंडस्ट्री वापस रिवाइव होगी, रेशम की इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी, और हज़ारों लाखों लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको इससे फायदा होगा। नए रोजगार सृजन भी इसके जरिए देखने को मिलेंगे जी। बिल्कुल। अविनाश जी, आपका रुख करते हैं।
और हमने देखा कि पिछले ही महीने में भारत के अंदर लगभग 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हुए। एफपीओ की भूमिका भी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण रही है कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। और कृषि क्षेत्र में चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, हर किसान को जोड़ने का काम एफपीओ ने किया। और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हुए और सक्सेसफुली आज वो काम भी कर रहे हैं। क्या यही एक वजह रही कि अब पशुपालन के क्षेत्र में भी एफपीओ को लाने की इस बजट में कवायद रखी गई है? और अगर एफपीओ पशुपालन क्षेत्र में आएंगे तो पशुपालन क्षेत्र में और कितना बूम आने की संभावना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गत वर्ष जब एफपीओ को कृषि क्षेत्र से जोड़ा गया और किसानों को एफपीओ से जोड़कर उन्हें नए नए तकनीकी ज्ञान और कर्ज के भुगतान और बाकी और सारी चीज़ों से जोड़ा गया, जिनके लिए किसान आमतौर पर परेशान रहते हैं और उन्हें अक्सर जो आधिकारिक सूचना होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसी तर्ज पर इस बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में एफपीओज लाने का प्रावधान किया गया है ताकि समूहों में जुड़कर जो किसान हैं वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अपने जो पशु हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनकी निगरानी कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी उनकी कौन सी ज़रूरतें हैं जिनको हम पहले से, उनके बीमार होने से पहले हम किस तरीके से प्रिकॉशनरी हम एक्शन ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी क्योंकि इस बजट में जो सरकार का जो ध्यान है वो डेयरी प्रोडक्ट को और दुनिया तक पहुंचाने का है। और हम अपने आत्मनिर्भर तो हम हो ही चुके हैं अपने डेयरी ज़रूरतों को पूरा करने में। अब हमारा ध्यान है कि हम जिस तरीके से दुनिया भर के और देश हमारे यहाँ निवेश करना और हमारे बाज़ार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले हम इतने सक्षम हों, इतने मजबूत हों कि हम उनका एक तो हम वो जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हम कहीं कमज़ोर ना रहें, हम बराबर खड़े हो सकें और इसके साथ ही साथ हम विदेशों में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को ले जा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे भागों में बटकर हम सारे एक समूह में बने। और समूह में जोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि अगर उन्हें किसी तरीके का कुछ लोन लेना है, किसी तरीके की ऋण की ज़रूरत है उन्हें, तो वो आसानी से प्राप्त हो जाती है और उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका उदाहरण हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में जो एफपीओज हैं उनके सफल जो क्रियान्वयन है उससे हम लोगों ने देखा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो पशुपालक हैं हमारे देश के, उनको भी अब किसी तरीके से इससे जोड़कर उनको लाभान्वित किया जा सके। जी, डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, आपका रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना रही, पिछले साल की अगर हम बात करें या उससे पहले की अगर हम बात करें, उस योजना ने बहुत सफलतापूर्वक अपने आउटपुट दिए, जो रिजल्ट्स निकल कर आए। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया और आज के दिन की अगर हम बात करें तो भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। मत्स्य पालन को क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने इस बजट में कवायद रखी। न केवल मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए जो मछुआरे होते हैं, जो जान जोखिम में डालकर, चाहे वो समुद्री मछली पकड़ की बात करें या फिर इनलैंड एग्रीकल्चर की बात करें, उसके जरिए मछुआरों को भी ध्यान में रखे हुए यहाँ पर उनके निर्यात को लेकर मछली को निर्यात भी कर सकते हैं उनकी, यानी उनको भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ा गया है। यानी अब आम किसान भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो आम मछली पालक है वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा। उसके जीवन में किस तरीके से सुधार आएगा, कोस्टल एरिया से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनकी जो अपनी निजी जिंदगी है वो अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की अगर जो कल्पना पहले नहीं करते थे लेकिन अब वो कर पाएंगे, उनके निजी जीवन में कितना बदलाव इस बजट से आप देखते हैं? देखिए, वर्तमान सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाने का है। चाहे इसमें मछुआरे हों, किसान हों, दूध उत्पादक हों या दूसरे छोटे स्मॉल उद्योग धंधे करने वाले आदमी हों, तो सभी सरकार का जो अपना मेन ध्यान है वो सभी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी लोग आगे उनको उठाने का है। और जैसे अभी उनके लिए भी जैसे केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सबके लिए उसमें जो अब उनकी लिमिट है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि कोई मछुआरा हो या किसान हो या दुग्ध उत्पादक हो, कोई भी हो, जिस भाई को समय पर अपने कुछ क्रेडिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आराम से वो जाए और वहाँ से पैसा उठाए और अपने जैसा मछुआरे हुए, आपने बताया है मछुआरे को बढ़ा जा रहा है, मछुआरे बेचारे भी ले सकते हैं, सभी लेते हैं उसमें अपना जो लोन लेते हैं उनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ताकि वो समय पर उनको पैसा मिल जाए।
जिससे कि वो किसी के दूसरे अदर सोर्स पर मोहताज ना हो, ताकि उनको समय पर पैसा उपलब्ध हो और वो अपने ये उद्योग है मछुआरे का, जैसे कि आपने कहा है, उनको आगे बढ़ाएं। चाहे उनको नाव वगैरह के लिए कोई नई नाव खरीदनी है या अपना और एक्सटेंशन करना अपने उसका बिजनेस का, तो उस आधार से उनको लोन के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसी तरह जैसे किसान है, पहले क्या था 2014 से पहले हमारे देश में जो सिंचित क्षेत्र था किसान का, एग्रीकल्चर का जितना क्षेत्रफल है उसमें लगभग 34-35% था, लेकिन अब वो लगभग 55% होगा। तो किसान जो खेती कर रहा है, किसान के लिए जितने भी इनपुट्स हैं, कितना ही अच्छा बीज किसान लाए, कितनी अच्छी खेत की प्लोइंग करे और कितना ही अच्छा उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाले, लेकिन यदि समय पर उसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो जितने इनपुट्स उसने लगाए हैं बेचारे ने इसमें अपनी इधर उधर से पैसा लेके, या भाई जो उसको, जैसे आजकल सभी को पता है कि भाई सरकार हर साल हर एक किसान को, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को 6,000 रुपये दे रही है। तो बिगिनिंग में ही जैसे कोई रबी क्रॉप का समय लगाना आया है तो किसान वहाँ से पैसे लेता है और ये अपने इनपुट्स का अरेंजमेंट कर लेता है, ताकि किसान को फसल लगाते समय किसी इस तरह की प्रॉब्लम न आए कि भाई दूसरे साहूकार के या दूसरे पास जाना पड़े, तो वहाँ से पैसे उठाए और वो अपने इनपुट का अरेंजमेंट कर लेता है। इसी तरह मछुआरे भाई भी हैं, उनको भी अपने व्यापार बढ़ाने के लिए अपने बैंक से लोन ले सकते हैं और अपना जितना भी, वो भी एफपीओ वहाँ भी बना सकते हैं, वो भी बनाते हैं, ताकि लार्ज स्केल में वो एक्सपोर्ट कर सकें और अपने माल को, जैसे एफपीओ बना रहे हैं, वे वेयर हाउस वगैरह डेवलप करते हैं, ताकि कुछ समय के लिए अपने जितने भी प्रोड्यूस हैं, या मच्छी हो या दूसरा उत्पाद हो, उनको थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकें और जैसे ही बाहर डिमांड अच्छी होगी तो वे वहाँ पे सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि उन किसान भाइयों को अच्छी आमदनी मिल सके। तो ये किसान, ये सरकार, देखो जैसे कि मैंने बताया, कृषि में, एग्रीकल्चर में मेन में बता रहा हूँ, जितनी भी इनपुट्स है, सबसे कीमती इनपुट सिंचाई जल है। समय पर यदि किसान को मिला है तो उसकी आय जरूर बढ़ेगी। तो सरकार इस पे भी मेन ध्यान दे रही है। पहले लगभग 50-55 सालों में 34% हुआ और इन 10-12 सालों में लगभग 55% हुआ। तो देखो कितनी बढ़िया प्रोग्रेस इस सरकार की दिखाई दे रही है। तो ये सरकार हर तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरा ध्यान दे रही है और मुझे तो लगता है कि किसान भाइयों को जरूर इससे फायदा होगा और वो हो भी रहा है। तो लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है, इसमें कभी भी मतलब हर टाइम अधिक उत्पादन की या अधिक आमदनी करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बहरहाल है कोई नेचुरल कैलेमिटीज ना हो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है। मंजू जी, आपका रुख करते हैं और जैसे आप लखपति दीदी हैं तो आपके अनुभव को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले आप काम किस प्रकार से करती हैं, क्या काम करती हैं जिसके जरिए कि आप लखपति दीदी बन पाई हैं? जी सर, सबसे पहले ये NRLM संस्था जो आई थी तो सर सबसे पहले हमने समूह बनाए सर। उसके बाद में हमारे यहाँ 3 दीदी आई थी तो उन्होंने वो 15 दिन रुकी थी और सबसे पहले मैंने उनके साथ में मिलके और गांव में हमने समूह बनाए। उसके बाद में धीरे धीरे हम फिर ब्लॉक जाने आना हमने शुरू किया। हमें सबसे पहला जब हमारे समूह बन के तैयार हो गए तो सबसे पहले हमें 2500 रुपये मिले थे सर, जिससे हमने अपना सामान खरीदा, अपनी जैसे बैठक वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद में सर हमें 15,000 रुपये आए तो हमारा थोड़ा सा विश्वास और बना। मैंने कहा भाई चीज़ अच्छी है, हमने इससे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ हम लाभ इससे लेंगे। फिर सर उसके बाद में जो है, जब हमारे समूह को 6 महीने हो गए तो हमें 1,10,000 रुपये आए CIF के रूप में। फिर उसके बाद में सर हमने थोड़ा सा परीक्षण वगैरह लिए। मैं समूह सखी भी हूँ तो सर उसमें जब हम गए तो वहाँ हमें एक बार आया कि आप लखपति दीदी बनो। तो सर मैंने परीक्षण लिया, 3 दिन का हमारा जो परीक्षण हुआ गाजियाबाद में। तो सर उसमें हमें सिखाया गया कि आप एक लखपति दीदी कैसे बन सकती हो। तो सर उन्होंने हमें समझाया, वहाँ हम 3 दिन तक रहे। तो उसमें सर ये था कि जैसे मान लो मैंने गाय ली है, अब मेरी गाय दूध दे रही है, मान लो 8-9 हज़ार रुपये का तो आराम से दूध देती है सर महीने में। तो उससे अब हमने वहाँ पे परीक्षण लेने के बाद में उसमें हमने ये चीज़ हमने ऐसे करी घर में आके कि हम भाई इस चीज़ को समझें। पहले भी हम करते थे वो काम, तो पहले भी था, लेकिन आज जो है हम वो एक समझ के साथ में कर रहे हैं। समझ के उस काम को करना ज़्यादा अच्छा है। तो सर ऐसे मैं लखपति दीदी बनी और आज जो है मैं सर करीब मुझे 7 साल हो गए हैं सर इन समूहों में आए हुए।
पहले मैंने नाबार्ड से समूह भी बनाए थे, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया था। लेकिन आज जो मैं अपने ब्लॉक से जुड़ के, जो मेरे NRLM संस्था से जो जुड़ के मैं काम कर रही हूँ, 5 साल हो गए सर मुझे। इसमें मुझे समूह सखी के रूप में एक थोड़ा सा मानदेय भी मिलता है, तो उससे भी अच्छा लगता है मुझे। और सर उसमें मैं परीक्षण भी कई ले चुकी हूँ, समूह सखी भी हूँ मैं, लखपति दीदी भी हूँ, और मैंने अभी एक और नया किया है। अच्छा मंजू जी, ये बताइए हमारे दर्शकों कि आप अच्छी कमाई कर रही हैं? सर अच्छी कमाई तो देखो, ये तो संसार है, ये तो कभी ये हपस की खोपड़ी है सर, ये कभी नहीं भरती इंसान की। लेकिन मेरा आप तो खुश हैं मानना अपने ये काम है। से? लेकिन ये आप है, खुश हैं अपने काम से? मैं खुश हूँ अपने काम से। सरकार की इस योजना से आपको लाभ मिला? मैं बहुत खुश हूँ सर, और बहुत खुश हम हूँ। आपको ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बजट में लखपति दीदी योजना के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है, लगातार जारी रहेंगी, यानी आप जैसी और भी आगे महिलाएं लखपति दीदी बन के आएंगी। इससे आप सहमत हैं, खुश हैं? जी मैं खुश हूँ सर, बहुत। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं सरकार से सर यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार यही होनी चाहिए, और बहुत अच्छी सरकार है सर, मैं बस यही कहना चाहूँगी। और बहुत खुश है महिला, मैं अपने माध्यम से उन महिलाओं के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि वो भी बहुत खुश है। जी मंजू जी, एक सवाल मैं और पूछना आपसे चाहूँगा कि इस बजट में शी मार्ट का एक नया इनोवेटिव आइडिया रखा गया है। शी मार्ट के जरिए एक ऐसा एक स्टेज आप लोगों को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पर बताया कि आप के पास गाय है, गाय से आप दूध निकालती हैं, मान लीजिए दूध से आपने बर्फी बनाई या कोई और उत्पाद बनाए, उस उत्पाद को आप बाजार में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप गांव से बाहर निकलकर उसको बेच नहीं सकती हैं, तो उस केस में सरकार आपको एक ऐसा स्थान देगी, यानी शी मार्ट एक आपके लिए ऐसी दुकान की व्यवस्था की जाएगी, ऐसे मॉल की व्यवस्था की जाएगी जिसमें आप अपना उत्पाद पहुंचाकर अन्य लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये शी मार्ट का जो पूरा कंसेप्ट है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये महिलाओं को आगे बढ़ाएगा? क्या आप जैसी महिलाओं को और आगे बढ़ाएगा? क्या कहना चाहेंगे शी मार्ट के कंसेप्ट के बारे में? बिल्कुल सर, आगे तो बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोगों में यही हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हम परीक्षण भी ले आते हैं, लेकिन वही दिक्कत आती है हमें कि हम बाहर कैसे जाएं, क्योंकि हम नहीं जा पाते, हम वो चीज नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा गाँव जो है बाजार से बहुत दूर है। मेरा गांव जो है 15 किलोमीटर पड़ता है सर शहर से, तो मैं वहां जाने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है। काम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमारे जो सामने दिक्कत है वो सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि हमारा सामान कहाँ पर सप्लाई हो। हम कोई भी काम करें तो उसको हम सप्लाई कहाँ करें, और जो आपने सर बताया ये चीज़ हो जाएगी तो हम लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने दिक्कत ही बस ये है सर, नहीं हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं। यानी शी मार्ट में अगर आप भागीदारी बनती है तो आप लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बन जाएंगी। करोड़पति दीदी बन जाऊंगी सर, बिल्कुल जी। तो हमारी महिलाएं भी इस बजट के जरिए लाभ लेंगी, और जिस तरीके से शी मार्ट का यहाँ पर आपने देखा कि इनका अनुभव क्या कह रहा है, अगर एक स्टेज इनको मिल जाएगा तो इनके उत्पाद और लोगों तक पहुंच पाएंगे, और यही इस बजट को ध्यान में रख के बनाया गया है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे अपने मेहमानों से। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सच के साथ देख रहे हैं और बजट के तमाम पहलुओं पर आज एक सच जानने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। अविनाश जी, आपका रुख करते हैं इस बार, और बीते कुछ महीनों की बात करें या पिछले साल के बजट की बात करें, किसानों की बड़ी आशा थी और बहुत चर्चा गहमागहमी थी कि इस बार के बजट में हो सकता है कि सम्मान निधि की राशि को बढ़ा दिया जाए। कई कृषि क्षेत्र से जो जानकार थे या फिर बाजार के जो जानकार थे, ये सबकी निगाहें थी कि सम्मान निधि को भी बढ़ाया जाएगा। अगर सम्मान निधि बढ़ती तो कितना असर पड़ता सरकार के
कोष पर, और अगर नहीं बढ़ी है तो उसके पीछे का क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि सम्मान निधि को भी बढ़ाना चाहिए था इस बजट में? क्योंकि सबकी निगाहें थी, सबको आशा थी कि बजट इस बार में सम्मान निधि की जो राशि है उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, जो सरकार है इसका जो मुख्य फोकस है वो है किसानों की आय बढ़ाना। और जिस तरीके से पिछले वर्ष किसान सम्मान निधि वितरित की गई किसानों के बीच में, उनका उद्देश्य यही था कि किसानों को एक अतिरिक्त आय मिल सके, जिससे कि उनको अगर बीज या यूरिया या खाद इस तरीके की चीज़ों को प्राप्त करने में परेशानी आ रही है, तो वो कम से कम उनके पास इतना पैसा हो कि वो तुरंत उन चीज़ों को खरीद सकें, ले सकें और अपने इस्तेमाल में लगा सकें। इस बार सरकार ने क्या किया है कि खाद सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ अलग अलग से इसकी व्यवस्था की है। और इसमें ये सब्सिडी की व्यवस्था की गई है कि अगर खाद और ये उर्वरक किसी कारणवश अगर महंगे मिलते हैं तो उसमें सरकार उनको सब्सिडी देके उन्हें वो उपलब्ध करा सके। तो बात एक ही है, अगर आप डायरेक्ट उनको उनके जेब में पैसे देके और उनको जो भी उनके कृषि उत्पाद के लिए जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसके लिए अगर आप उनको कुछ पैसा देना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर आप किसी और माध्यम से, तो इस बार सरकार ने यही कोशिश की है कि उन्हें हम खाद जो सब्सिडी है और जो उर्वरक सब्सिडी है उसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त और भी इसमें ये कोशिश की गई है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें तैयार किया जाए, जिससे किसान अगर अपने जो भी उनका उत्पादन है वो मंडी तक और जो टारगेट वो एरिया है वहाँ तक उसको पहुँचाने में आसानी हो सके। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, इन सब से किसी न किसी तरीके से ये जो फ़ायदा है वो सीधा किसान को ही मिलेगा। तो बिल्कुल लोगों ने पहले ये उम्मीद की थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था उस समय कि एक दूसरे तरीके की व्यवस्था की जा रही है जो किसानों के ही लाभ के लिए होगी। तो मुझे लगता है कि जो सम्मान निधि प्राप्त करने में बहुत सारी अड़चनें भी आ रही थी, कई तरीके की, किसी का रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामियां हो रही थी। तो इसके लिए भी इस बार व्यवस्था की गई है और किसानों से ये आग्रह किया जा रहा है बार बार कि वो अपने जो लैंड है और सारी चीज़ें जो हैं उनको वो लिंक करा सकें अपने आधार से और बाकी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिससे कि जितने भी जिन किसानों को किसान सम्मान निधि पहले पाने में मुश्किल हुई है या आगे जो भी सब्सिडी है वो हासिल करने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो ये इस बार व्यवस्था की गई है जिससे किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई तरीके से किसानों को लाभ मिल रहा है। केवल सम्मान निधि पर किसान निर्भर नहीं है कि उसको सशक्त बनाने के लिए केवल सम्मान निधि का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर खेमचंद जी, आपका रुख करते हैं। दो चीज़ों का यहाँ पर बजट में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिक्र किया गया। एक, हमारी औषधियों को लेकर, आयुर्वेद औषधियों को लेकर आयुष्मान मंदिर बनाए जा रहे हैं, पिछले कई सालों से हमने देख रहे हैं, सरकार का बहुत फोकस इस पर रहा है। और एक चीज़ और भी इसमें देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण है कि जो औषधि हमारे देश की है, घरेलू औषधि होते हैं जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, चंदन है, इनमें इतनी क्षमता है कि ये बाकी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर है अगर इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाए। तो एक तो बहुत अच्छा स्टेप सरकार का इस बजट में ये देखने को मिला कि औषधियों को जिक्र किया गया है, इसको बढ़ाने का जिक्र किया गया है। इससे जुड़े हुए चाहे कामगार होंगे, चाहे किसान होंगे, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट होगी या नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उनको लाभ मिलेगा सीधे तौर पर। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करें चंदन को लेकर, कहीं ना कहीं चंदन भी एक बहुत अच्छी कमाई देने का स्रोत है, जो कहीं ना कहीं किसान भाई या फिर जो और सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उसको कहीं ना कहीं कम आंक रहे थे या ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं था। और इस बजट के जरिए चंदन को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, फिर से वो चर्चा का विषय बना है। और औषधि पौधों की अगर हम बात करें उसको लेकर, इन दोनों सेक्टर को लाने से, इन दोनों सेक्टर को फिर से मुख्य धारा जोड़ने से कितना बदलाव आ सकता है, इनसे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका भी जुड़ाव इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो औषधीय पौधों की बात इस सरकार ने की है, सबसे पहले तो 3 एम्स के, जैसे एम्स हमारे बनाए गए जगह जगह जो हैं, तो 3 आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की बात की गई और आयुर्वेद जो हमारा मेडिसिन हैं, जो पौधे हैं, उन पर रिसर्च की बात भी कही गई है। अब इसके अंदर जो आयुर्वेद के पौधे जो खेती होती है, ये ज़्यादातर आपका पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, फॉरेस्ट एरियाज और जो छोटे किसान हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ से इसका कलेक्शन होता है जी। और यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है बहुत ही कम हो पाती है। एक तो कलेक्शन की बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें एक रिसर्च की बात की गई है, डेवलपमेंट की बात की गई है और 3 आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की बात जो कही गई है। मेरा ये मानना है
कि हमारा फोकस जैसे खाद्यान्नों पर रहा, गेहूं और चावल पर रहा, मक्का की फसल पर रहा, दूसरी फसलों पर रहा, पिछली बार तेल पर और हमारा दलहन पर रहा। तो इस बार थोड़ा सा सरकार ने अलाइड सेक्टर जो हमारे हैं, जैसे पशुपालन, मछली पालन, प्लांटेशन क्रॉप्स, अखरोट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स की बात की, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे जी, जो मार्केट है वो जो मेडिसिन का मार्केट है उसमें एलोपैथी के अलावा जो अल्टरनेट मेडिसिन से हमारी आयुर्वेद है वो तेज़ी के साथ में इसका उपयोग बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि एक जो हम सस्टेनेबल हेल्थ की बात भी करते हैं तो लोग इस ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो फ़ायदा जो होगा, जो पीछे हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं, कई बार ये पाया गया कि उन्होंने खेती तो कर ली, अब सफ़ेद मूसली का एग्जाम्पल है, सेना का एग्जाम्पल है रेगिस्तान के अंदर, लेकिन उनको मूल्य नहीं मिला उसका। तो इसकी वजह से जो सरकार डेवलपमेंट की, वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो किसान जो इसको खेती कर रहे हैं उनको उचित मूल्य मिलेगा। और जो हमारा आयुर्वेद की इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च की बात की, उनको भी एक कंटिन्यूस बेस पर उत्पादन मिलेगा जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाओगे, आप आयुर्वेद हॉस्पिटल खोलोगे, दवाई बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए, वो किसान पैदा नहीं करेगा तो कहाँ से लेके आओगे जी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कहेगी, वो उसमें निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा। दूसरा आपने चंदन की बात कही, चंदन हमारा जो साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत था, काफ़ी एक फेमस ट्री था जिसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा था और इसका जो मूल्य है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हम एक सिर्फ खेती पर ध्यान नहीं देंगे, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, चंदन एक बहुत मूल्यवान फसल है, उसके अच्छे जो पौधे हैं किसानों को दिए जाएं और जहां इसका एरिया है उसको डेवलप किया जाए, किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमारा मुख्य मकसद यही है कि हर क्षेत्र में जो हमारा पिछड़े हुए क्षेत्र है या सदर्न इंडिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है, मूल्यवान है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो चंदन साउथ इंडिया का बहुत अच्छा एक ट्री पेड़ है, तो उसके क्षेत्र में सरकार ने ध्यान दिया है। निश्चित रूप से वहाँ जो हमारे छोटे सीमांत किसान हैं, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है, आप उसके नीचे दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर एक ट्री का एक गैप मैनेजमेंट किया जाता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, या फॉरेस्ट ट्रीज का जो है गैप मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा करके उसके बीच में एनुअल क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं, चारे की फसलें भी लगाई जा सकती हैं। तो उससे खेत की ओवरऑल जो उत्पादन शक्ति होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आप फसल आपकी फैल भी हो गई तो पेड़ आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है तो एक अश्योरेंस होता है किसानों को, इतने साल बाद में हमारे को इतने लाख रुपए से मिल जाएंगे। दूसरा, आजकल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी आ गई है जो कि आपसे पहले एग्रीमेंट भी कर लेती है कि अगर आप ये पेड़ लगा रहे हैं तो इतने साल बाद हम इस रुपए में, इतने रुपए में आपसे खरीद लेंगे। तो किसानों को एक श्योरिटी होती है कि हमें इसका एक सही मूल्य मिलेगा जो है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात यहाँ पर साझा करी है। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, आपका रुख करते हैं। और जैसे कि आपने पहले वक्तव्य में जिक्र किया कि लगभग 55% जो ज़मीनें हैं वो संचित क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुकी हैं सरकार की योजनाओं की बदौलत, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी चुनौती बनते नजर आ रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए खाद्यान्न की मांग, इन सब चीज़ों के चलते एक चुनौती ये है कि जो असंचित क्षेत्र बचा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी भूमि ऐसी भी है जो बंजर भूमि के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है, उन भूमि के विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाता, क्या इस बजट में उस पर भी एक विचार होना चाहिए था? और दूसरा, जैसे चंदन की खेती की हम बात कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के जरिए उन भूमि का चयन करके उस भूमि, बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, उस पर कुछ ऐसे भी रिसर्च हुई है पहले और है भी अभी भी। जैसे कोई बंजर कुछ फसलें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ऐसे हैं जो कम पानी चाहते हैं, जैसे बेर है या आंवला है, ये खारे पानी में भी होता है, इनको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। एक तो बंजर भूमि पर हम उनको लगा सकते हैं। दूसरे, देखो सरकार ने ये बहुत बड़ी स्कीम बहुत चलाई है कि भाई हम हर जगह हर किसान को हर खेत पे सिंचाई का जल उपलब्ध कराएं, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो 34-35% से लगभग 55% पे पहुंचे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, बंजर भूमि में जो रेन फेड जिसको कहते हैं, उसकी पैदावार जो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और जो सिंचित क्षेत्रफल है उसकी अब 55 से 60 कुंटल के आसपास पैदावार है। तो यदि किसान को, जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि किसान को समय पर सिंचाई सुविधा और अदर्स इनपुट मिलेंगे तो किसान की पैदावार प्रति हेक्टेयर ज्यादा बिल्कुल जरूर बढ़ेगी। इसका मतलब ये भी है, जैसे कि मैंने बताया, मार्जिनल फार्मर्स लगभग 2010-11 में 84.34% थे और 15-16 में वो 86.21% हो गए। इसी तरह जैसे मैं होल्डिंग साइज का क्षेत्रफल बताया था अभी आपको, 1.15 हेक्टेयर था और अब 1.08 हेक्टेयर है। तो हमें प्रति यूनिट अधिक पैदावार बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम बढ़ती डिमांड को
पूरा कर सके। और देखो, घटता एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल, बढ़ती डिमांड, बढ़ता रिसोर्सेज, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रति यूनिट अधिक पैदावार करनी पड़ेगी। और वो सरकार जैसे कि बताई है कि सिंचाई सुविधा दे रही है, तो किसान की पैदावार जरूर बढ़ेगी। और यानी हॉर्टिकल्चर के इन प्रयासों के जरिए उन जमीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो चैलेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे उसका समाधान इस तरीके से किया जाएगा। मंजू जी, आपका रुख करते हैं। मंजू जी, इस बार का जो बजट पेश किया गया, उस बजट से आप कितना सहमत हैं, जितना आपको समझ में आया उस बजट के जरिए जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है? और दूसरी बात, आज हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है महिला है, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वो भी महिला है, आप लखपति दीदी के तौर पर यहाँ बैठी हैं, आप भी महिला हैं। इस सरकार में महिलाओं को कितना केंद्र में रखा गया, विकास के जो रफ्तार है उसको मुख्य धारा से महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे एक महिला के नाते सरकार में किस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिसिन क्षेत्र हो, चाहे किसी का भी क्षेत्र हो? जी सर, अभी जो है अभी मैंने जो है सर अभी एक नया काम किया है सर, के आवास मिल रहे हैं गांव में, तो उसका जीरो पॉवर्टी का मेरे पास 25, मेरे जो ब्लॉक में सर 44 ग्राम पंचायत हैं, तो उसमें सर अभी जो नया काम जो हुआ है ये हुआ है सर कि 200 कुछ सदस्य महिलाओं को ये इससे जोड़ा गया है। जीरो पॉवर्टी का कार्य हमने भी किया है, मेरे यहाँ 25 नए नाम दिए गए हैं, तो सर ये अभी नया काम है। तो मैं तो ये भी एक अच्छी वो है, जब 244 नए सदस्य जुड़े हैं समूह से, तो उसमें कम से भी कम बहुत सारा वो हुआ है, नया ही काम है मेरे लिए तो बिल्कुल, तो उसमें उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जी, ये है सर। जी जी, मंजू जी को भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका मिला है और लखपति दीदी के जरिए उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कि किस तरीके सरकार की इस योजना के जरिए मंजू दीदी आज इस मंच पर पहुंची, अपने अनुभव को साझा किया और इस प्रकार से आप भी सरकार की चलाई जा रही तमाम योजनाओं के जरिए लाभ लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, विकसित किसान के रूप में स्थापित कर सकते हैं और इन सभी पहलों को और इन सभी सफल प्रयासों को अपनाकर विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया उसमें अपनी भूमिका हम निभा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के सच के साथ में जुड़ने के लिए। मंजू जी आपका शुक्रिया, विनाश जी आपका शुक्रिया, खिमचंद जी आपका शुक्रिया, वीरपाल सिंह जी आपका शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बजट को देखा जाए तो जो योजनाएं पहले से चलती आ रही थी उनके इतर नई चीज़ों को फोकस में रखकर बजट को बनाया गया है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखें जो चीज़ हमारे पास होती है उसके आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, उसके इतर और चीज़ों को लाने का हम प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर इस बजट को इस तरीके से समझा जा सकता है। सरकार ने बहुत सोची समझी थी रणनीति के तहत तमाम सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे छोटे मझोले किसान हो, चाहे नवाचार हो, चाहे नई तकनीक हो, इन तमाम सेक्टर्स को शामिल करके इस बजट को बेहतर तरीके से देश को समर्पित किया गया है। और आने वाले सालों में देखना होगा कि इस बजट किस तरीके से कृषि क्षेत्र को बदलाव लाने की संभावना रखता है, कृषि जगत से जुड़े हुए तमाम सेक्टर्स उनको किस तरह से लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आज के सच के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, नए मेहमानों के साथ। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ और हमेशा सच के साथ देखते रहें।